गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग एक सीरीज शुरू किए थे, उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि एक नए तरीके से PYQ शुरू कर रहे थे। अब तक मैं मिक्स क्वेश्चन पढ़ाता था, मिक्स क्वेश्चन करके पढ़ाता था। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर दो चीज़ों पर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहला अप्लाइड फ़िलॉसफ़ी पर, जिसने अप्लाइड फ़िलॉसफ़ी पर और दूसरा सोशल एंड पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी पर। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर लगभग 500 MCQ क्वेश्चन है, जो बाकी UGC नेट, CUT, PG, हायर एजुकेशन, RAS का, असिस्टेंट प्रोफेसर के, जहाँ भी फ़िलॉसफ़ी की चीज़ें हैं वहाँ पर आप लोगों को काम करेगी। तो प्लीज़ उसको आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पर है 1995 से 2023 तक का MCQ सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन में कवर किया जाएगा इसमें अंदर। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा किया कि एक नई चीज़ की पेपर 2 के लिए, जैसा पेपर 1 के लिए, जो पेपर 1 UGC नेट सबका कॉमन होता है, UGC नेट का, उसके लिए ये चैनल है जहाँ पर आपको 2005 से लेकर 2023 तक का MCQ PYQ मिलेगा, डिटेल से डिस्कशन। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरीके से मेरे इस चैनल को डॉक्टर अवधेश सर के चैनल के नाम से जो चैनल है आप लोगों ने उसे आगे बढ़ाया, उसी तरीके से इस चैनल को भी आप लोग देखिए, बहुत लाभ होगा। यहाँ पे बहुत से MCQ करवाए गए हैं, लगभग 10-15 साल का मैंने क्वेश्चन करवाया है। उसके बाद बहुत से वीडियो मिलेगी कंसेप्ट के आधार पर, कंसेप्ट भी करवाऊंगा जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है। पहले ये MCQ देख लेते हैं। तो जो लोग इस बार नेट JRF जून में दे रहे हैं उनके लिए, जो इस बार मार्च में CUT दे रहे हैं PG का, जो PhD का देंगे उनके लिए, जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का देंगे, RAS का देंगे या सेट कहीं का देंगे, वो सबके लिए काम करेगा। मैं PDF इंग्लिश में रखा हूँ, एक्सप्लेन हिंदी में, दोनों में करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, हर कार्य को अलग अंदाज में करने का प्रयास करते हैं। जो भी आप काम कीजिए ना, मान लीजिए कि 2 बार आप दे रहे हैं, 3 बार नहीं सफल हो रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार ना अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कीजिए और फिर से फॉलो कीजिए। सफलता हमेशा आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी से मिलती है, और जिस तरीके से जितना अच्छा स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाते हैं उतनी ही अच्छे तरीके से आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, तभी सफलता मिलेगी। आगे चलते हैं। पहले हम सिलेबस देखेंगे। ये यूनिट NTA UGC नेट की 8वीं यूनिट है, जिसमें वेस्टर्न थिंकर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत देखो 3 थिंकर के बिना कभी 2 थिंकर जो वेस्टर्न के कमर हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक तरफ एरिस्टोटल है और दूसरी तरफ प्लेटो है। ये आइडिया पर बेस्ड आइडियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं। प्लेटो क्या है कि प्रैक्टिकल डायमेंशन की चीज़ों पर आधारित मानकर थ्योरी ऑफ मिडिल पाथ पर काम करने का प्रयास करते हैं। तो सिलेबस पहले देखो कैसे पढ़ना है। तो इन दोनों को पहले तो कंपेयरिंग स्टडी करके पढ़ना है। यदि ये दोनों को बढ़िया से, इनका मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी जब पढ़ें और एथिक्स पढ़ें, वहीं पर सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन पढ़ लें। इनका रिपब्लिक पढ़ लेना है और इनका मेटाफिजिक्स से लेकर पॉलिटिक्स पढ़ लेना है, ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। जो पहला टॉपिक में है वो है प्लेटो। देखिए ना, प्लेटो का आइडियल स्टेट जस्टिस, ये पूरा का पूरा इनकी किताब रिपब्लिक से संबंधित है। रिपब्लिक इनकी किताब है जिसमें थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत दिया है। बताएं कि समाज में 3 वर्ग होना चाहिए, राजा, उसके पुरोहित वर्ग और सोल्जर वर्ग। ये किस तरीके से है मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। दूसरा है लॉक, जॉन लॉक। आप लॉक को आप बुद्धिवादी, अनुभववादी दार्शनिकों के अंदर पढ़ेंगे। LBH, लॉक, बर्कले, ह्यूम के अंतर्गत। उसके बाद जॉन हॉब्स हैं, रूसो है। रूसो का सबसे फेमस सिद्धांत है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं पढ़ाऊंगा भी,
ठीक है, आइरिस वर्लिन है जहाँ कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी के बारे में है। उसके बाद बर्नार्ड विलियम है, आइडिया ऑफ इक्वलिटी की बात होगी, लिबरलिज्म की होगी, रॉल्स होगा। ये पूरा का पूरा सिलेबस है इसके लिए, ठीक है। जहाँ पर हमें इंडियन कंसेप्ट में देखा जाए तो अमर्त्य सेन को देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्लोबल जस्टिस की बात होती है, फ्रीडम की बात होती है, कैपेबिलिटी की बात होती है। उसके बाद मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल लिखा था, उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत क्या है, उसने पूंजीवाद की कैसे आलोचना किया, उसको भी हम पढ़ेंगे। डॉक्ट्रिन मतलब वर्ग का संघर्ष का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ द क्लास स्ट्रगल एंड क्लासलेस ए सोसाइटी, कि ये कहता है कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, ठीक है, सब जो पूंजी है वो सब में बंटनी चाहिए, ये पढ़ेंगे। उसके बाद विभेदवाद पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ चार्ल्स टॉयलर की भी पढ़ेंगे, ठीक है। माइकल सैंडल की थ्योरी है बहु संस्कृतिवाद को पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल रिकॉर्गनाइजेशन, उसके बाद इनको पढ़ेंगे। माइनॉरिटी के राइट्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी के राइट क्या होते हैं, नारीवाद फेमिनिज्म जिसके अंतर्गत बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद पितृसत्तात्मक क्या चीज़ें होती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे कौन कौन सी थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी फेमिनिज्म पे कम से कम 5 थ्योरी है, उनको भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जब हम एमसीक्यू करवाएंगे तो वहाँ पे भी बताएंगे और अलग से भी पढ़ाएंगे। लिबरल, सोशलिस्ट, रेडिकल एंड इको फेमिनिज्म, आर्थिक युग में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये बात होती है। अब इसके लिए हमें पढ़ने की कौन सी बुक है, ये तो प्लेटो से संबंधित है। इसको पढ़ने के लिए 2 किताबों को बहुत अच्छे से पढ़िए आप, ठीक है। ओपी गाबा की एक बहुत अच्छी किताब आती है, इंग्लिश में भी है और उसका, और एक आती है पॉलिटिकल में BL फाड़िया, बाबूलाल फाड़िया, इंग्लिश में भी है, बहुत शानदार किताब है। एक समय था BL फाड़िया की किताब से लोग कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस या सोशल पॉलिटिकल पढ़ना है तो BL फाड़िया को पढ़ो, IAS में सारी चीज़ें आ जाएगी। तो मैं ये दोनों किताब मेरे पास है, दोनों को मर्ज करके पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या है, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए कि जिससे सभी लोगों को फ़ायदा मिल जाए। फ्री में चीज़ें हैं, फ़ायदा सबको। इन प्लेटो आइडिया स्टेट व्हाट आर द 3 मेन क्लासेस ऑफ द पीपल्स, मतलब ये देखो, ये प्लेटो के आदर्श राज्य के संकल्पना में राज्य के 3 भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में कह रहा है। यह प्लेटो की रिपब्लिक थ्योरी, रिपब्लिक बुक है, रिपब्लिक बुक में इसका है। जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस का कहते हैं न्याय के सिद्धांत में, तो ये कहते हैं कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए, किंग में भी फिलोसोफर, राजा क्या होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसके मतलब अनुयायी वर्ग, जिसे आमात्य वर्ग के रूप में जाना जाता है, कुछ लोग आमात्य करते हैं, कुछ पुजारी वर्ग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है तीसरा सैनिक वर्ग, सोल्जर वर्ग, ठीक है। इस तरीके से जो सारी चीज़ें दिखती है, ठीक है। तो गार्जियंस के रूप में राजा होता है, बाकी तो यहाँ पर देखो फार्मर, सोल्जर, रूल्स नहीं होगा, मर्चेंट ये भी नहीं होगा, क्योंकि सुकरात इनके गुरु थे, प्लेटो की गुरु थे सुकरात, ठीक है। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सुकरातों ने दासों की मुक्ति के लिए इक्वलिटी की बात किया, इसी के आधार पर वहाँ के जो बड़े वर्ग के लोग थे ये बात उनको चुभने लगी, ठीक है। तो उन्होंने विरोध किया और कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं राजशाही तानाशाही के चक्कर में सुकरात को विष का प्याला दिया गया था। इस चीज़ को देखते हुए सुकरात की गलतियों को न करने के लिए प्लेटो ने जो गुलाम वर्ग थे उनके बारे में वो कुछ नहीं बोले हैं। अब ये आता है गार्जियंस के रूप में, जहाँ राजा को देखा गया है, उसके आमात्य वर्ग हैं और उसके बाद सैनिक वर्ग, ठीक है। तो इस वर्ग के अंतर इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यदि आपको कोई भी डाउट होता है और डिटेल से चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसको और करूँगा। अंतर यह है कि मैं एक क्वेश्चन पर पूरा का पूरा डिस्कशन कर दूंगा, पता चलेगा कि 20 मिनट की 30 मिनट एक ही डिस्कशन में होगा, उससे फ़ायदा नहीं होता है।
यदि आप लोग कहेंगे, आप लोग की इच्छा होगी कमेंट में, तो मैं कोशिश करूँगा और बढ़ाऊँ, जैसे अधिक की ज़रूरत है तो। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो, विच फिलोसोफर इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज अ वार ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो प्रकृति के राज्य के प्रकृति सिद्धांत का हिंदी में जब सुन ले, स्टेट ऑफ नेचर यानी राज्य का प्राकृतिक स्वरूप जो सिद्धांत रहता है वो थॉमस हॉब्स का है। मनुष्य एक भूखा भेड़िया के रूप में है जो संपूर्ण समाज के यूज करने के लिए बना हुआ है। यहाँ लॉक हैं अनुभववादी, उदारवादी जो स्वतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की चीज़ों में इनका बहुत बड़ा योगदान है। थॉमस हॉब्स हैं जो इसकी बात करते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी है। ठीक है, यदि और डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, अब है कि आइरिस बर्लिन डिस्टिंग बिटवीन द टू कंसेप्शन ऑफ द लिबर्टी। स्वतंत्रता के बारे में आइरिस बर्लिन का क्या कंसेप्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट आर द टू, दोनों कंसेप्ट क्या है जिसके बारे में बात करता है लिबर्टी के, कि स्वतंत्रता निगेटिव और पॉजिटिव पक्ष होता है, कि सामाजिक होती है कि न्यायिक होती है। ठीक है, इन चीज़ों पर बात करते हैं। देखो, समाज स्वतंत्रता की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, तो हमेशा से रहा है कि एक स्वतंत्रता जो हमें जीवन देने की काम करती है, जिसे पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है कि बेवजह के हमें स्वतंत्रता के अधिकार की बात नहीं करना चाहिए। वो भारतीय संविधान भी कहता है कि हमारी स्वतंत्रता का अधिकार वहीं तक है जहाँ तक किसी दूसरे को समस्या ना हो, यानी हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ किसी दूसरे की ना की स्टार्ट होती है। बिना वजह की हमारे यहाँ भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, एक हाथ से दिया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार में, तो दूसरे तरफ हमारे इसके अधिकार पर पाबंदियां भी लगाई गई हैं। तो इस प्रकार के जो विचार होते हैं रोकने, कंट्रोल ऑफ निगेटिव आइडिया, उसमें निगेटिव लिबर्टी दिखती है, और कंट्रोल मतलब एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव आइडिया, उसमें हमको पॉजिटिव मतलब क्या दिखता है कि पॉजिटिव डायमेंशन दिखता है, यानी पॉजिटिव लिबर्टी दिखती है। जैसे ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। कंसेप्ट ही आपको पूरा हम क्लियर कर दिए हैं। ध्यान से एक एक चीज़, मेरा एक ही उद्देश्य ही है कि आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू विलियम्स, व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। देखो, जनरल चीज़ें देखोगे ना, कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, जहाँ समानता का जो अधिकार है, समानता का जहाँ इक्वलिटी की बात की जाती है, तो इक्वलिटी में कई चीज़ें हैं। पहले तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या इक्वल जेंडर होना चाहिए। दूसरा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी सोशल इक्वलिटी की बात आ जाए। पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात आती है। इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात आती है। यानी कहने का मतलब क्या है, उसके बाद किसी चीज़ को अपॉर्चुनिटी डिस्क्रिमिनेशन यानी अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी की बात आती है। ये इक्वलिटी के डायमेंशन है, जिसमें बर्नार्ड विलियम्स क्या कहते हैं इसकी इक्वलिटी की बात जब करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि देखो, ये सारी इक्वलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, यानी रिस्पेक्ट टू ऑल इक्वलिटी, यानी रिस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, तो इक्वलिटी, सभी में इक्वलिटी की बात करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स नहीं, ट्रीटमेंट अंडर द लॉ नहीं, ये सारी इक्विटी, राइट एंड अपॉर्चुनिटी है नहीं, इक्वल कंसिडरेशन, यानी सारी इक्वलिटी की बात करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका करेक्ट डी। इस डिस्क्रिमिनेशन की थीम पर देखिएगा कि इक्वलिटी की भाव क्या है, इक्विटी का बेसिक कैरेक्टर क्या है। ठीक है, उसके बाद कितने पार्ट्स की इक्वलिटी की बात आती है, तो इसके पार्ट्स में ही इसकी इक्वलिटी का बेसिक कैरेक्टर आप
लिबर्टी की, इक्वलिटी की बात देखेंगे तो इसकी पहला फंक्शन होती है रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्ट ऑल थिंग्स ऑफ इक्वलिटी। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। Not only B. Williams, but all the resource of constitutional body also provided with types of equality. This is the ideal concept of equality in social and political dimension of this theory of equality. Then you can understand most of जो चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा हिंदी में भी बोल देते हैं, मोस्ट ऑफ चीज़ें जो होती है वो इक्वलिटी की बात आपके सारे डिस्क्रिमिनेशन को हटा के करती है। कुछ चीज़ें रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पर थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी होता है, नहीं तो बाकी पे सारे लोग उसको सहमत करने का काम करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 है, ठीक है। रॉबर्ट नोजिक थ्योरी ऑफ जस्टिस से संबंधित है। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, ठीक है। जो न्याय का सिद्धांत है, जस्टिस का सिद्धांत है, इसको 3 भागों में हम बांट के देखते हैं, ठीक है। पहला एंशिएंट वेस्टर्न थिंकर, जहाँ प्लेटो शीर्ष में आते हैं। उसके बाद मिडिल वेस्टर्न थिंकर के अंतर्गत संत अंगस्टीन की बात करते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल, जब भी हम थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, न्याय की सिद्धांत की बात करते हैं, तो हमें पहला चीज़ ये सोचना चाहिए कि जो प्लेटो ने थ्योरी ऑफ जस्टिस का कंसेप्ट दिया है, कहीं ना कहीं पाश्चात्य जगत के जितने भी थिंकर्स हैं, सभी के सभी लोगों ने उसी के बिहाफ पर थोड़ी सी उसी को मॉडिफाई करके दिए हैं। इसीलिए एक फिलोसोफर थे, एक थिंकर थे, A.N. व्हाइट है, वो कहते हैं कि प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो। तो कहने का मतलब क्या है कि जब थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात की जाती है, तो यहाँ पर जब न्याय की बात होती है, जो न्याय में फेयरनेस हो, तो वो न्याय तो हो नहीं सकता, ठीक है। मतलब फेयरनेस, न्याय का मतलब ही होता है कि सभी भय पक्षपात से इक्वल हो, सबको महत्व दे, सबको इक्वलिटी की भावना रखे। तो इन न्याय का मतलब ही इसी चीज़ों पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए, आप इस आधार पर भी थोड़ा सा भी लॉजिकली देखते हैं, तो पहला विकल्प है जस्टिस इन फेयरनेस, यानी न्याय के मतलब भय, निर्भयता के सेंस में दिया जाता है, जब फेयरनेस रहती है। दूसरी क्या है, इनलाइटमेंट, मतलब आंतरिक खुशियों को चीज़ों की बात की जाती है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है, न्याय यही होता है कि आपको अंदर से शांति मिले, अंदर से शांति की चीज़ें मिले। न्याय का एक ही उद्देश्य है कि आपको सभी डायमेंशन से जस्टिस मिले, ठीक है। आपको तवज्जो भी, आपको इम्पोर्टेंट भी दिया जाए, आपको भी महत्व दिया जाए, आपको इक्वलिटी का अधिकार दिया जाए, तो सारे डायमेंशन में। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं वो बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारे इंडियन के सबसे बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। उनके बारे में आर्थिक दृष्टिकोण से इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, जिसके चक्कर में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी की बात करते हैं। व्हाट डज अमर्त्य सेन एडवोकेट फॉर इन हिज थ्योरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस, फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ग्लोबल जस्टिस का मतलब होता है भौगोलिक न्याय की बात करते हैं। तो ये जब ग्लोबल न्याय की बात करते हैं, सारे के जब सभी को मानवीय न्याय की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की न्याय करते हैं, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिकल चीज़ों का भी अधिकार मिले। तो हमें इन चीज़ों को देखना होगा कि ये किस तरीके से बात करते हैं, किस चीज़ों पर बात करते हैं, तभी जाकर हमें इसका करेक्ट आंसर समझ में आएगा। तो फ्रीडम का मतलब कि सारे फ्रीडम, यानी रियलाइजेशन हो। तो देखो, रियलाइजेशन इसमें किस में है, तो द रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, ठीक है। इसका जो करेक्टर है, जो इसका करेक्ट आंसर है, वो है बी के रूप में। कोशिश कीजिए ना कि क्वेश्चन को आइडियोलॉजिकल फॉर्मेट में भी देखने का प्रयास करेंगे, तब भी आपको मोस्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन के क्वेश्चन निपट जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
व्हाट इज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म, यानी मार्क्सवाद का केंद्रीय सिद्धांत क्या था। ये यही कहते हैं द्वैतवाद का। ये हेगल के द्वारा, हेगल एक फिलोसोफर था, उसने एक उनकी लाइन है, रियल इज रेशनल, रेशनल एंड रैशनल इज रियल। ये स्टेटमेंट यूपीएससी में भी 2021 में पूछा हुआ था ऐसे का। ठीक है, हेगल से प्रभावित थे मार्क्स, इनके गुरु के रूप में भी ऐसे सिद्धांत करते हैं। ये एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की बात करते हैं, निरपेक्ष प्रत्ययवाद की बात करते हैं, निरपेक्ष प्रत्ययवाद की बात करते हैं यानी। और उसी के जगह पर ये दो कहते हैं कि जब द्वंद्वात्मक सिद्धांत होता है, डायलेक्टिक मेथड होता है, उसमें 3 स्टेटमेंट होते हैं। पहला पॉजिटिव यानी संवेदन, दूसरा स्वसंवेदन यानी सपक्ष, विपक्ष और समन्वय। यानी सपक्ष मतलब पॉजिटिव डायमेंशन, उसके बाद विपक्ष मतलब निगेटिव डायमेंशन, और उसके बाद आता है समन्वय। दोनों के बीच में एनालिसिस करके एक्सेप्ट कीजिए जाए। द्वैतवाद की कहानी यहीं से शुभारंभ होती है, जो कि इसकी स्टार्टिंग डायलेक्टिक मेथड की शुरू हुई थी जेनो से, जिसकी झलक प्लेटो में भी दिखती है, अरिस्टोटल में भी मिलती है, डेकार्ट में भी मिलती है, होते होते हेगल में मिलती है, आगे के मार्क्स में भी मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो ड्युअलिज्म है, द्वैतवाद का डायलेक्टिक मेथड है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में है, इक्वलिटी की बात करता है। अब तो पूरा का पूरा आपको सिद्धांत ही मैंने डिस्कस कर दिया, अब तो करेक्ट आंसर मिले। जब सोशल की बात आती है यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, यानी भौतिक चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें कहाँ हैं, सारे सिद्धांत इन्हीं के हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ठीक है, ये क्रिटिक ऑफ पूंजीवाद का विरोध करना। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। ध्यान से समझेंगे ना तो 90% का आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द प्रोमिनेंट कम्युनिटेरियन फिलोसोफर। इसमें सबसे ऑथेंटिक फिलोसोफर कौन है जो इसकी साम्यवादी दृष्टिकोण की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। पहला देखो, जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावादी है। नीचे रॉबर्ट की चीज़ें थोड़ा सा देखोगे ये भी नहीं होंगे। जॉन रॉल्स इस चीज़ों से है नहीं, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ों में दिखती है, ये उपयोगितावाद में दिखते हैं। जो चार्ल्स टॉयलर है, इनको थोड़ा सा हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ये इसका ही यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या हमें सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन पर ये क्वेश्चन को आगे रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके आधार पर यदि कहेंगे तो आपको अब सेक्शन वाइज डिस्कशन कर दूंगा। इंडियन फिलॉसफी पे अलग, वेस्टर्न फिलॉसफी पे अलग, सोशल और पॉलिटिकल फिलॉसफी पे अलग, इंडियन इथिक्स पे अलग, वेस्टर्न इथिक्स पे अलग, इस तरीके से डिस्कस कर दूंगा। अप्लाइड फिलॉसफी पे 500 क्वेश्चन है, उसको भी किया हूँ। करीबन 250 क्वेश्चन एमसीक्यू के थे लगभग, और बाकी ढूंढ के अदर एग्जामों में से बनाया हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये पूछ रहा है कंसेप्ट ऑफ द बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद की जब बात की जाती है, मल्टी कल्चरलिज्म, तो पहली की चीज़ें देखो, हम संस्कृति कहते क्या, संस्कृति एक सॉफ्ट पावर होता है किसी भी देश का, जहाँ पर हमारी अंतर आत्मा दिखती है। संस्कृति में सारे डायमेंशन होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, और ये इसका एक ही काम ही होता है, जो पूरा का पूरा संस्कृति के डेवलपमेंट का एक ही काम होता है कि संपूर्ण समाज के सामने आपको एक न पहचान मिले। जैसे वेस्टर्न में आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, बहुत सी गारो खासे जनतियाँ हैं, उनकी संस्कृति ही उनकी पहचान है, आइडेंटिटी है, और वही आइडेंटिटी उनकी पॉलिटिकल डायमेंशन बन जाती है, तो उसको पूरी दुनिया में समझती है। तो बहुसंस्कृतिवाद की जो कंसेप्ट है, वो पॉलिटिकल चीज़ों को बढ़ाने के लिए, आपके आइडेंटिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप पहले ही विकल्प में देखेंगे तो पॉलिटिकल पहचान के लिए इसको किया जाता है।
सोशल चीज़ें होती है, हमारा अंतर में व्यवहार होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव आपकी लिबर्टिज्म की भी होती है, उदारतावाद भी होता है, वो अपने हिसाब से, लेकिन एक ही पहचान होती है, वो है आपकी पॉलिटिकल पहचान के संदर्भ में। तो कंसेप्ट आप बहुसंस्कृतिवाद का जो भी सिद्धांत है, ठीक है, उसका मेन उद्देश्य यही है, कोई भी संस्कृति हमारी पहचान बनती है। जैसे कहते हैं भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर की बात जब करते हैं तो इंडियन कल्चर कोई एक कल्चर नहीं है, यहाँ पर बहुत सी कल्चर का मिश्रण है, जिसे हम बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। इसीलिए भारतीय इंडियन कल्चर को एक शब्द से रिप्रेजेंट करवाया जाता है, जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। यानी संपूर्ण विश्व क्या है, हमारी घर के समान है, हमारे अपने सगे संबंधी है, जो मानवता, आदर्श मानवतावाद का पाठ पढ़ाता है, जहाँ हम सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों की संस्कृति का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, संस्कृतिवाद का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है नारीवाद के ऊपर। नारीवाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में नारीवाद का, ठीक है, देखो नारीवाद का व्हाट टाइप ऑफ फेमिनिज्म एम्फसाइज इंडिविजुअल राइट एंड पर्सनल ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता किस आधार पर दिया गया है, और किस, देखो एक नारी, एक सीमेन बदुआ का एक स्टेटमेंट है कि नारी पैदा नहीं होती है, नारी बनाई जाती है। भारतीय संस्कृति में यह बात हमेशा चरितार्थ होती है इंडियन कल्चर में, जहाँ एक तरफ तो हम महिलाओं को देवी का रूप देते हैं कि माँ देवी देवताओं को देवी का रूप है, दूसरी तरफ अधिकार छीन भी लेते हैं। यानी नारी बनती है जहाँ बचपन में बाप के संरक्षण में, जवानी में पति के संरक्षण में, बुढ़ापे में बेटा बेटी के संरक्षण में पलती है। इसको स्वतंत्रता नहीं है, इसकी स्वतंत्रता ही क्या है कि लिबरल, जो आंतरिक उदार, मतलब देखिए इनको एक आवरण में रहना है, लेकिन उनको लिबर्टी दीजिए, ठीक है, उदार बनाइए, एक कंप्लीटली ही मत कीजिए। यानी देखो इनकी आइडेंटिटी तभी डिसाइड होगी, स्वतंत्रता, वास्तविक स्वतंत्रता होगी, जब हम उदारता रूप से, बराबरी का, उदारवाद के आधार पर, लिबरलिज्म के आधार पर हम उन्हें हर प्रकार के अधिकार देंगे। यहाँ पर भी देखिए ये कह रहा है लिबरल फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म नहीं, एक आर्थिक आधार पर उत्थान नहीं होगा, सोशल उत्थान पर। यदि ये वन डायमेंशनल, ये तीनों विकल्प ये सोशल डायमेंशन में है, ठीक है, ये इकोनॉमिकल डायमेंशन में है, लेकिन लिबरल की कंसेप्ट में ये कंप्लीटली उसकी आइडेंटिटी पहचान करती है कि आपको जो, देखो मैं यही कहता हूँ कि हमेशा, मैं वुमेंस कॉलेज का भी प्रोफेसर भी हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि महिलाओं को, वो एक कहावत कही जाती है कि एक बेटी शिक्षित होती है, एक बेटा शिक्षित होता है तो एक घर शिक्षित होता है, लेकिन एक बेटी शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवेश शिक्षित हो जाता है। यही वास्तविक रूप से इंडिविजुअल राइट एंड पर्सनल ऑटोनॉमी ऑफ लिबरलिज्म फेमिनिज्म का आधार है। ठीक है, हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 11 नंबर का, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। 11 नंबर का मेन फोकस जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ न्याय का। ठीक है, जो थ्योरी ऑफ न्याय की बात की जाती है, जो थ्योरी ऑफ न्याय की बात की जाती है जॉन रॉल्स की, वो कहीं ना कहीं वन डायमेंशनल प्रभावित होती है। लेकिन एक चीज जान दो कि जॉन रॉल्स कहीं ना कहीं प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, थ्योरी ऑफ जस्टिस का जो प्लेटो ने आइडियलिस्टिक फॉर्म में दिया, जो कि आइडियल फॉर्म में दिया, आदर्श रूप में दिया, जॉन रॉल्स का कुछ नहीं योगदान है, बस उसको ना वन डायमेंशनल में उसको आज की प्रासंगिकता में एक्सप्लेन करने का काम किए कि जहाँ से सभी प्रकार के ना जो आदर्शवाद में नहीं होता है कि ये होना चाहिए, तो उसने कहते हैं कि इसमें से डर के भाव को हटा दो। जब कोई भी व्यक्ति डरेगा नहीं किसी चीज के लिए, तो वास्तविक न्याय है,
क्योंकि जब बिना डरे अंतरात्मा की आवाज निकलेगी वही वास्तविक नाम है। तो इनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ जस्टिस, तो कहते हैं कि जस्टिस इन फेयरनेस, यानी निर्भय होकर बिना डर का जो जस्टिस होता है वही वास्तविक जस्टिस होता है। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर देख रहे हैं, जस्टिस है इम्पोर्टेबिलिटी। महत्व जब फेयरनेस की बात आती है तो इसके अंदर इम्पोर्टेबिलिटी आती है, इक्वलिटी की बात आती है, इनलाइटमेंट की भी बात आती है, यानी सबके अंतर्गत ये बातें आ जाती है। यानी देखते हैं कि ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की क्या है, पूरी तरीके से निर्भरता यानी डर को समाप्त करने की दिशा में है। यानी इसका जो कंसेप्ट क्लियर है वो क्या है, वन ये है। यानी एक चीज तो समझ में आएगा कि जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, फेयरनेस के आधार पर है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन। इन द कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जॉन लॉक, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो रूसो ने दिया था, उसके ऊपर व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फॉर्मिंग अ पॉलिटिकल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। जॉन लॉक क्या कहते हैं, जबरदस्त इनकी लिबर्टी के ऊपर काम रहा है। तो वो क्या कहते हैं इसके बारे में कि जो हमें अधिकार मिलना चाहिए, इक्वलिटी की बात है। जॉन लॉक कहते हैं कि हमारी, देखो पहली चीज क्या है, यदि जिंदगी रहेगी तो जान है तो जहान है। ठीक है, जान है तो जहान है। इनकी पूरी स्वतंत्रता की चीज़ों को समझना हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जान है तो जहान है। ये याद रहेगा तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा, इंश्योरिंग द सोशल हार्मोनी एंड ऑर्डर नहीं, प्रमोटिंग द कलेक्टिव वेलफेयर नहीं, हैप्पीनेस। ठीक है, स्टेबिलिटी सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, ये बातें। यहाँ देखो, प्रोटेक्टिंग द लाइफ, जियो जान है तो जहान है। उसके बाद लिबर्टी और जीने के लिए बात की जाती है, यानी प्रॉपर्टी, ये तीनों की बात करते हैं। यानी इसका जो 12 का जो करेक्ट आंसर है, जान है जहान पर आधारित है इनकी पूरी लिबर्टी का कंसेप्ट जॉन लॉक का। यानी क्या है, प्रोटेक्टिंग ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस ऑफ प्रॉपर्टी। This is the main base of John Locke theory. You can understand? This is the fundamental feature of theory of justice. Next question. Question number 13. What is the main idea behind, ठीक है, कम्युनिटेरियनिज्म, ठीक है, क्रिटिक ऑफ द लिबरल। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत क्या है, तो ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर individual leads in social distribution नहीं, a strong sense of community essential and individual well-being नहीं, liberal self to abstract and debate a social contract। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी देखो, यानी कहने का मतलब कि कहीं ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे ये थ्योरी काम करती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो 13 हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन है, समाज वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। यहाँ पर देखिए, कार्ल मार्क्स, इसकी किताब है दास कैपिटल। ठीक है, बहुत फेमस किताब है। इसी में वर्ग विहीन समाज का कंसेप्ट मिलता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कहते हैं कि दुनिया के सभी मजदूर एक हो जाओ, क्योंकि 1% पूंजीपतियों के अधिकार में 99% रिसोर्स है। अब जब तक ये इधर इक्वलिटी की बात करता है कि इसको बराबर हिस्सेदारी में होना चाहिए। ठीक है, यानी समाज में कोई पूंजीपति वर्ग या जो मजदूर वर्ग है, जिसे बुजुर्गा वर्ग के रूप में जाना जाता है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। उसको हटाने की डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासलेस, यानी वर्ग संघर्ष का जो मार्क्स का सिद्धांत है, वह सभी प्रकार के जो गैपिंग है उसे हटाने की बात करता है। यानी यहाँ पर विकल्प है द रूलिंग क्लास ऑप्रेस द वर्किंग क्लास नहीं। ध्यान से थोड़ा सा भी इसका देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। डिफरेंट क्लास हैव डिफरेंट एक्सेस, इसी चीज को तो ये
खत्म करने की बात कर रहा है कि कोई डिफरेंट क्लासेस होती ही नहीं है, यानी विकल्प नंबर दूसरे। तीसरा है सोशल क्लास आर डिफाइंड देयर रिलेशन ऑफ द मीन ऑफ प्रोडक्शन, यानी समाज का जो वर्ग है वो अपने कार्य से पहचाना जाता है। यदि आपके पास सबको अधिकार है, समान उपयोगिता है, ये नहीं है कि आप ही के पास सारे अधिकार है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही हो जाएगा सी। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर मार्क्स की जो सामाजिक बेसिक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से आप पढ़ेंगे आप लोग, तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से क्या क्या चीजें हैं। आपका ना हर सिद्धांत का एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे की चीजें हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज द सेंटर ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ सोसाइटी, यानी नारी के ऊपर वास्तविक रूप से क्रिटिसिज्म किसे होता है। तो ये तो बहुत ही, जैसे भारतीय नारियां, आप लोग एक चीज जरूर देखिएगा, आपके यहाँ सबसे पहले क्रिटिसाइज कौन किया करता है। ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि फ्री में आपको नंबर दिलाता है। थोड़ा सा ना आइडियल रूप में देखेंगे कि आपको हर जगह बयान कौन लगाता है। समाज में जो इंडिया का यदि 100% देखा जाए तो 50 मेल है, तो यहाँ 49 या 48 फीमेल है। ठीक है, आज भी यानी 1% तो पहले ही कम कर दिया गया, 2%। ठीक है, आज भी 17 से लेकर 20% मुख्य धारा में आती है। हम इसका सबसे बड़ा चैप्टर है सत्तात्मक, यानी जो पैट्रियार्की है। ठीक है, पितृसत्तात्मक कंसेप्ट है, वही वास्तविक रूप से आपको रोकने का काम करता है कि अधिकार दोगे तो दुरुपयोग होगा। और एक चीज, ठीक है, कोई भी बात होता है, बेटी लक्ष्मी है लेकिन तू नहीं समझेगी, आप लोग के घरों में सुना जाता होगा, नहीं तू नहीं समझेगी, बाहर जाएगी तो वो होगा। लड़का बाहर जाए तो वो सही है, लेकिन लड़की 10 बजे के बाहर जाए तो सिक्योरिटी है। ये भाव ही पुरुष समाज का यही घातक है। यहाँ पर देखिए ये 4 विकल्प है, पैट्रियार्की, एनार्की, ब्यूरोक्रेसी, मैट्रियार्की। तो इसका जो पैट्रियार्की मतलब पितृसत्तात्मक होता है, यानी अब तो क्लियर हो गया होगा कि सबसे बड़ा कौन किया है। यहाँ पर कहा जाता है कि नारी की जिंदगी आइडेंटिटी कुछ होती ही नहीं है। एक वुमेन्स के 3 स्टेज होता है, 3 में प्रारंभिक स्टेज 2 होता है। ठीक है, एक शादी से पहले की जिंदगी, एक शादी के बाद। तो शादी से पहले की जिंदगी बाप के संरक्षण में पलती है, यहाँ भी पितृसत्तात्मक, पिता का संरक्षण होता है। शादी के बाद पति हावी हो जाता है। ठीक है, यानी पति, यानी यहाँ भी पुरुष की वो चीजें चलती है। ठीक है, जब बूढ़ी माँ होती है तो वहाँ पर बेटा बेटियों का चलता है, बेटों का चलता है, यानी यहाँ भी कहीं ना कहीं पुरुष समाज हावी रहता है। यानी ओवरऑल जो कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं नारी पुरुष के अधीन रह के काम करती है, और इससे बड़ा शर्मिंदगी कुछ नहीं हो सकती है कि जिस समाज में लोग कहते हैं कि औरत लक्ष्मी का अवतार है, तो लक्ष्मी ही तो सब कुछ देती हैं, तो उनको सारे चीजें अधिकार दीजिए ना, फिर उसको आप अपने अधिकार में क्यों रखते हैं। मैं भारत की सभी नारियों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अधिकार के लिए तर्क कीजिए, और जहां जरूरत हो वहां जरूर बोलिए। आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार होने का एक सबसे बड़ा ये कारण भी है कि आप लोगों की खामोशी। जब कुछ गलत होता है तो वहाँ पर आप पहले आवाज़ नहीं उठाती है। तकरार मत कीजिए, तर्क कीजिए। दिस इज द बेस्ट थिंग्स टू इम्प्रूव योर आइडियल वैल्यू इन द सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज विलियम कैर्माली की कंसेप्ट माइनॉरिटी को लेकर इनका क्या संबंध है। ठीक है, राइट, अधिकार है। देखो किसी भी संस्कृति में इसका भी एक कंसेप्ट है कि
कंसेप्शन ऑफ माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक समाज का कंसेप्ट है। अल्पसंख्यक समाज आता क्यों है? तो यहाँ पे पहले चीज़ें, उनके राइट के अधिकार पर उनको इक्वल राइट नहीं मिलता है, तो इक्वल लिबर्टी नहीं मिलती है, इक्वल फ्रीडम नहीं मिलता है। इन तीनों को ही बेस पर कंसेप्शन ऑफ माइनॉरिटी बना है। अब इन तीनों को देख लीजिए, विकल्प में आपको दिख जाएगा, वहीं आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो करेक्ट आंसर ध्यान से देखिएगा, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ माइनॉरिटी कल्चर विद इन द लिबरल आया ना, यानी तीनों को कहते हैं। एक लाइन में यदि ये चीज़ें हैं तो आपको अल्पसंख्यक वाद का कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। 90% आप देखेंगे क्वेश्चन कंसेप्ट से बनते हैं। कंसेप्ट अब तक मैं कंसेप्ट से 10% होते हैं जो फैक्ट से बनते हैं। मैं कोशिश 90% पे कर रहा हूँ। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन किए वो आपको कंसेप्ट पर आधारित थे, और कंसेप्ट ही मतलब देखो, फिलॉसफी सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी हमेशा एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया पे काम नहीं करती है, ये हमेशा क्रिएशन ऑफ आइडिया पे काम करती है, यानी कंसेप्ट ऑफ आइडिया पे काम करती है। तो इस चीज़ों को ध्यान देने योग्य है। इसका करेक्ट आंसर है वो सी। ठीक है, आप लोग बताइए हम लाइव क्लास लेना शुरू करें क्या? तो यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं लाइव क्लास भी लेने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और 5-6 क्वेश्चन बच गए हैं आज की क्लास के लिए। ठीक है, पहला है विच ऑफ टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म सीक टू डिसमेल्ट द हायरार्किकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। पहला क्या है कि लिबरल फेमिनिज्म होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सोशलिस्ट फेमिनिज्म होना चाहिए, या रेडिकल फेमिनिज्म होना चाहिए, या इको फेमिनिज्म होना चाहिए। थोड़ा देखो, जब अधिकार की बात आती है, काम की बात आती है, तो देखो लिबरल तो सब में काम करेगा। ठीक है, लेकिन राइट्स की जब बात आती है, ठीक है, राइट्स की बात आती है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर को दिया जाता है, या यहाँ से इसका आंसर निकलता है इको फेमिनिज्म, आर्थिक नारीवाद के युग में देखने को मिलता है। अब रूसो से आ गया। ठीक है, जे रूसो का कॉन्सेप्ट सोशल एंड कॉन्टेक्ट थ्योरी जबरदस्त है। जनरल विल, जो सामान्य इच्छा का संकल्प है, सामान्य संकल्पना का संबंध है। ठीक है, उसका जो आंसर है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ठीक है, पहला जो विकल्प है द अनमोनियस विल ऑफ ऑल सिटीजन, यानी असंवैधानिक नागरिकों का अनिच्छित इच्छा, मतलब जिसको निर्धारित न हो उस इच्छा के द्वारा हो। ठीक है, द विल ऑफ मेजॉरिटी, या बहुसंख्यक लोगों की इच्छा की संकल्पना पर आधारित हो। तीसरा है द कलेक्टिव विल, यानी समग्र रूप से अच्छे कामों के लिए किया गया इच्छा का संकल्पना को गुडविल, जनरल विल कहते हैं। या अगला डी है देयर विल द सोवरेन ऑफ ऑन गवर्नमेंट, या सरकार के द्वारा संप्रभुता के आधार पर उठाई गई इच्छा को हम सामान्य संकल्पना कहेंगे। जिसको आंसर आएगा वो बता भी सकता है। ठीक है, तो इसका जो मैं कोशिश करता हूँ कि अब लाइव क्लास भी लेना शुरू करूँ। इसका जो कंसेप्ट जो क्लियर है वो देखो, आप ना थोड़ा सा भी कंसेप्ट जनरल विल की इच्छा क्या है। ठीक है, जनरल विल की जो इच्छा है संकल्प, सामान्य संकल्पना, सामान्य संकल्प यह है कि समाज में उसी लोगों को सोशल चीज़ों में आता है कि सभी लोगों को आराम से सही तरीके से रहना चाहिए, नैतिक आधार पर रखना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। दुनिया की कोई भी थ्योरी इसको काटेगी नहीं। इतना भी आपको आता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। ठीक है, द कलेक्टिव विल एम्ड एट द कॉमन गुड, यानी सामान्य लोगों के द्वारा जो उनके समन्वयकारी चीज़ें हैं उसके आधार पर ये निर्धारित होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ल्स टायलर थ्योरी। ठीक है, अब इसकी थ्योरी क्या है?
तो इसमें देखिए अब थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। ऑल इंडिविजुअल्स शुड रिकॉग्नाइज इक्वल ऑफ सोसाइटी। जब इक्वल ऑफ सोसाइटी की बात आती है, ठीक है, तो इक्वल, देखो जो थ्योरी उन्होंने इक्वलिटी की बात की है और पहचान की बात की है, वो इक्वलिटी के ही आधार पे नहीं होते थे। फ्रेटर्निटी भी होगी, लिबर्टी भी होगी, यानी पूरा मतलब ये चारों डायमेंशन में होगी। इक्वलिटी भी होगी, लिबर्टी भी होगी, फ्रेटर्निटी भी होगी, इंटरनल जस्टिस होगा। इन चारों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिफाई हो, आइडेंटिटी पर आधारित हो, ठीक है। इसी के आधार पर जहाँ पे भी हो देख लीजिएगा। ऑल इंडिविजुअल शुड रिकॉग्नाइजेशन नहीं, इक्वल नहीं, ये चीज़ें नहीं होगा। दूसरा है रिकॉग्नाइजेशन इज नेसेसरी डेवलपमेंट इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी देखिए ना, करेक्ट आंसर मिल गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म एम्फसाइज द नीड फॉर फंडामेंटल transformations of society institution to eliminate जेंडर बेस्ड ऑपरेशन, जेंडर चीज़ों के आधार पर। तो पहला देखो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता कहाँ है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता कहाँ है, ठीक है, और उसका तत्कालिक किया जाए। तो आप देखेंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत हमने लिबरल फेमिनिज्म बता दिया, सोशलिस्ट फेमिनिज्म बता दिया, इको फेमिनिज्म बता दिया। अब रेडिकल यही होता है कि जब मूल आइडेंटिटी की बात आती है जिस भाव में, उसी को कहते हैं रेडिकल फेमिनिज्म, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मार्क्स थ्योरी, ठीक है, एलाइनेशन व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वर्कर, यानी पूंजीवादियों को क्या होना चाहिए। ध्यान से समझेंगे तो इसका भी करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी ये कहते हैं कि जो काम करने की क्षमता होती है, ये देखो पूंजीपति वर्ग पूंजीपति इसलिए है क्योंकि उसको अधिकार ज़्यादा मिल गया है। हमें क्या करना है, उस अधिकार को कम करके बढ़ाना है। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है द लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ऑफ प्रोडक्शन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22 है कि व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन सार्वभौमिकतावाद और विभेदीकरण में क्या मेन अंतर है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 4 विकल्प है। इसका जो चारों विकल्प में से आज ये लास्ट क्वेश्चन, बाकी आगे करवाऊंगा, बहुत क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पहले अपना फीडबैक जरूर दीजिए, बाद में फिर हम करवाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है यूनिवर्सलिज्म सपोर्ट टू सिंगल मोरल फ्रेमवर्क वाइल पार्टिकुलिज्म सपोर्ट मल्टी मोरल फ्रेमवर्क। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, आपके लोगों की वीडियो, आगे की चीज़ें हम आगे फिर बताएंगे। तो अभी तक के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी ज़रूरतमंद CUT PG के बच्चे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, उन तक पहुंचाने का काम करें। थैंक यू सो मच।